नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास गेस्ट, बहुत ही खास मेहमान उमेश अग्रवाल सर। उमेश अग्रवाल सर का इंट्रोडक्शन मैं आपको अगर दूं तो ही इज अ जियोपॉलिटिकल एंड अ जियो इकोनॉमिक एनालिस्ट। ही इज ऑल्सो द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। एंड अगर आप जय हमारे श्री जो राम। ऑडियंस, जय श्री राम। सर अगर आप हमारे जो ऑडियंस है उसको अपना एक नक्शल में इंट्रोडक्शन दे पाएं और इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन के बारे में थोड़ा बता पाएं। देखिए, इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन इज अ न्यूज पब्लिशिंग वेबसाइट। ऐसे एक अनफिल्टर्ड और बोलते हैं ना, जो फैक्ट्स रहता है विच इज क्रूड और लोग बताना नहीं चाहते हैं। आज की जो जर्नलिज्म है, दिस इज वो लोग देखते रहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड रहते हैं। दे विल जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट यू वन साइड ऑफ द नैरेटिव। दे विल नॉट प्रेजेंट यू विद फुल फैक्ट्स। मेरा ये मानना है कि लोगों को फुल फैक्ट्स जानना जरूरी है एंड वी एनकरेज पीपल टू से truth. भले ही आपको अनकंफर्टेबल लगे, but in general, truth is necessary, facts are necessary, and that has to be presented without any biasness and without any prejudices. This is what I aim for. थैंक यू सर, थैंक यू। ये हम भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं क्योंकि आपने जैसा मेंशन किया, यही सच्चाई है आजकल की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत ही सिलेक्टिवली नैरेटिव्स पिकअप करता है और एक सिंगल साइड ऑफ द स्टोरी ही दिखाता है, फुल व्यू नहीं बताता। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का पॉडकास्ट है। एजेंडा बहुत सिंपल है सर। मैं चाहता हूं कि जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल 9 to 5 लाइफ जीते हैं, अगर वो लोग अभी जो बांग्लादेश का कू हुआ या जो मिलिट्री ने आउस्ट किया है आपके शेख हसीना को, तख्ता पलट हुआ है वहां पे, उसके बाद जो जनरल पब्लिक है उसमें एक इंटरेस्ट फैक्टर डेवलप हो रहा है कि वर्ल्ड स्टेज पे जियोपॉलिटिक्स जो है ये एक्चुअली है क्या, डीप स्टेट क्या है या किस तरीके से क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो इसीलिए सर मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो ग्लोबल स्टेज पे जो पावर्स हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, यूरोप एज अ होल, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इनकी जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आगे हम लोग किस तरीके का जियोपॉलिटिक्स गेम देख सकते हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा लोगों को समझा पाए सर। देखिए, वर्ल्ड स्टेज में आपने जापान को मिस कर दिया है। जापान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। एंड सेकेंडली, आज जो जियोपॉलिटिक्स में जो खेल चल रहा है, इट इज ओनली फॉर द डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। देख लीजिए, अभी यूएस डॉलर इज अ प्रोमिनेंट वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। मीन्स ट्रांजैक्शन आप यूएस डॉलर लेके चले जाइए कहीं भी वर्ल्ड में, यू कैन ट्रांजैक्ट, यू कैन स्टोर, ये सब चल रहा है। बट कुछ समय से आपने एक वर्ड सुना होगा, डी डॉलराइजेशन। Many countries are not using dollar for trade. Countries generally use dollar for trade, for storage of reserves, for raising corporate bonds, सारा काम करते हैं। This world currency as a reserve helps America to actually finance its consumption. आप जानते हैं यूएस डॉलर इज अ नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांजैक्टेड इंटरनेशनली। ये करेंसी सब लोगों के पास रहता है। जैसे इंडिया के पास अराउंड $250 बिलियन का यूएस रिजर्व है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पार्क्ड आवर वेल्थ इन यूएस डॉलर्स, और हम वो यूएस डॉलर्स को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांजैक्शन। और अमेरिका ये यूएस डॉलर यूज करता है टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, इन्फ्लेशन करने के लिए। मतलब वो छाप छाप के उसके पास एक पावर रहता है कि इट कैन प्रिंट द ट्रेजरी बिल्स, इट कैन प्रिंट इट्स करेंसी, इट कैन फ्लड द मार्केट। तो वो एक रीजन आप ये देख चुके होंगे कि फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाया है, घटाया है। क्यों इतना प्रोमिनेंस होता है? अब बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि चाइना इज ट्राइंग टू चैलेंज यूनाइटेड स्टेट्स। आपने अभी सुना होगा, ब्रिक्स लॉन्च हुआ था। ब्रिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना, रशिया दोनों बोल रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन करना चाहिए। बट एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिक्स के अंदर भी अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, इट इज प्रमोटिंग यूएनाइजेशन। आज ब्रिक्स का 67% जो जीडीपी है ब्रिक्स का, इट इज मेड अप ऑफ चाइना। चाइना का जीडीपी है 18 ट्रिलियन। द नेक्स्ट ब्रिक्स पार्टनर जिसका जीडीपी इट्स क्लोजेस्ट टू चाइना इज इंडिया, विच इज 3.8 ट्रिलियन। रशिया का जीडीपी है 2 ट्रिलियन। तो समझ लीजिए बाकी सब क्यूमुलेटिव पावर ऑफ द ब्रिक्स इज जस्ट वन थर्ड। चाइना का ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस है। अभी आपने सुना होगा कि नवंबर 2022 में नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। उसके बाद जो मिलिटराइजेशन है साउथ चाइना सी का चालू हो गया।
और अभी भी आपने देखा है कि जैसे यूएस सेनेटर्स और यूएस कांग्रेसमैन रेगुलरली दे ताइवान को विजिट करते हैं। अब यूएस ट्राई क्या कर रहा है? यूएस इज ट्राइंग टू हैव मल्टीपल लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, ठीक है? इजराइल और हमास के बीच में भी चल रहा है। हमास को सपोर्ट कर रहा है कतार, ठीक है? कतार को आर्म्स बेचता है यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल को भी आर्म्स बेचता है यूनाइटेड स्टेट्स। both these countries are purchasing arms and weapons from United States. Similarly, they want to counter China. They want to bring the war जो है वो चाइना के शोर्स पे लेके आना चाहते हैं। देखिए, जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है, अगर आप पूरा चाइना का मैप देख ले तो उनकी जो 96% ऑफ द पॉपुलेशन है वो कोस्टल चाइना में रहती है। दे कंट्रीब्यूट लाइक ह्यूमंगस डेवलपमेंट। अब वहां पे मिलिटराइजेशन चालू हो गया, यूएस की वॉरशिप्स उधर है, ताइवान को प्रोटेक्ट कर रही है। सिमिलरली यूएस ने क्या किया, सोचा था, उन्होंने बांग्लादेश से एक एयरबेस मांगा था टू पोस्ट इट्स मिसाइल्स देयर। और शेख हसीना ने भी यही बोला था कि यूएस वांट्स टू कार्व आउट अ क्रिश्चियन कंट्री इन द नॉर्थ ईस्ट। और अभी आपने थोड़े दिन पहले देख, आपसे साल 2 साल से देख रहे हैं, मणिपुर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। मणिपुर में प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। जो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट की बात चल रही है, इट इज जैसे अफगानिस्तान जहां पे प्रोडक्शन होता था पॉपी का, वहां पे कंट्रोल हो चुका है। द ओनली प्लेस जहां पे अनकंट्रोलेबल प्रोडक्शन चल रहा था वो मणिपुर में चल रहा था, एंड इट वाज स्मगलिंग वाज हैपनिंग। तो ये जो नेक्सस है ये खत्म हो चुका था, एंड यूएस वाज आस्किंग शेख हसीना टू प्रोवाइड हर विद वन ऑफ द बेस टू टारगेट चाइना। शेख हसीना was, जैसे आप समझ लीजिए मोदी जी जैसे ही थे, प्रो डेवलपमेंट थे, शी वाज ट्राइंग टू डी रेडिकलाइज बांग्लादेश। और चाइना को भी प्रॉब्लम हो गया था उनसे। चाइना का जो 70% जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स, बांग्लादेश का जो 70% मिलिट्री इंपोर्ट्स है वो चाइना से होता है। उन्होंने चाइना से JF-7 फाइटर प्लेन्स लिया था जो चलते ही नहीं थे, उनके एम्यूनिशंस वर थर्ड ग्रेड। चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको 5 बिलियन का एड देगा, बट व्हेन शेख हसीना वेंट देयर, उन्होंने 100 मिलियन ही ऑफर किया। सेकेंड, चाइना ऑल्सो वांटेड टू हैव इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनको वहां पे पोर्ट चाहिए थे, उनको वहां पे कनाल बनाना था जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में इंडिया को काउंटर करता। सो बेसिकली जो बांग्लादेश की लड़ाई है, ये जियोपॉलिटिकल बैटल है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि यहाँ पे एक रेजिम चेंज हो, और यूनाइटेड स्टेट्स का एक एजेंडा है, दे वांट टू डीस्टेबलाइज द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। जैसे ही एंटायर नॉर्थ ईस्ट को डीस्टेबलाइज होता है, इंडिया की सारी रिसोर्सेस है विल बी पुट ऑपरेशनल हो जाएगी उसको संभालने में। आज हमारे पास जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट्स अराउंड 700 किलोमीटर्स। चाइना से हमारा जो बॉर्डर है, इट्स 3488 किलोमीटर्स। जो बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, वो 4000 किलोमीटर का है, and it is undefined, and we know how the demographic change has happened in Malda and Murshidabad. अमेरिका इसलिए क्या करना चाहता है, एक तो डिस्टेबलाइज करना चाइना को, डिस्टेबलाइज करना चाहता है इंडिया को, बिकॉज अमेरिका सोचता है कि इंडिया माइट बी अ फ्यूचर चैलेंजर टू इट्स डोमिनेंस। तो दिस एंटायर रेजिम चेंज ऑपरेशंस जो हो रहा है, ये इट इज बेसिकली अ जियोपॉलिटिकल चेस बैटल बिटवीन चाइना, रशिया वर्सेस अमेरिका एंड इट्स अलाइज, जो एंग्लोस्फीयर हम बोलते हैं, G7 कंट्रीज का। तो इसमें आप देख लीजिए कि अब थोड़े दिन पहले पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया, ओके। तो वहां पे पुतिन हैज सीमेंटेड हिज टाइज विद द नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि देयर कैन बी अनदर कॉन्फ्लिक्ट इन द साउथ चाइना सी बिटवीन द कोरियंस, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। देयर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन द मेडिटेरियन आल्सो between Greece, Cyprus, Armenia versus Turkey and Azerbaijan. ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स भी है, चोकिंग पॉइंट्स भी है। जब वॉर होता है तब कंट्रीज आर मोर फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, और उसमें क्या है, आप फाइनेंशियल सिस्टम जो मॉनेटरी आर्किटेक्चर सिस्टम है उसके अंदर बदलाव नहीं करते, आपका सारा रिसोर्सेज जाता है डिफेंस में। आज अगर आप देखें तो लॉकहीड मार्टिन और नॉर्दर्न ग्रम के जो शेयर्स है, दे आर गोइंग अप, ओके, इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश जो 2 दिन से हमने देखा है, इनके शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो डिफेंस इज अ वेरी गुड, जो अमेरिका का जो अमेरिकन ओलिगार्क्स है, उनके पास एक सीक्रेट सोसाइटी है, दैट
American oligarchs control the American policy making also, and it is there, and all its American policies है जो फेवर करती है ये डीप स्टेट की कंपनीज के। ये डीप स्टेट की कंपनीज 5 सेक्टर में है, फार्मा, ऑयल, डिफेंस, बिग टेक एंड हेज फंड्स। इनके पास ये बिग टेक होने से दे कंट्रोल द नैरेटिव। अब बांग्लादेश में आप सोचिए अचानक रजीम चेंज कैसे हो गया। जितने भी हैंडल्स थे जो फेसबुक पे चल रहे थे, दे वर बीइंग ऑपरेट फ्रॉम मलेशिया एंड अदर थिंग्स। ऑल दिस फेसबुक, अमेज़न, ये फेसबुक है, अमेज़न है, गूगल है, इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय द सीआईए। अब चाइना इससे बचा हुआ है, चाइना के पास खुद का अपना इकोसिस्टम है। इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका ऑल्सो। आप हमारे जितने भी वी आर नाउ यूजिंग यूट्यूब, वी आर नाउ यूजिंग गूगल, वी आर यूजिंग फेसबुक, वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, वी आर यूजिंग ट्विटर। तो हमारा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास हमारा कू था, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तो इट हैज टू क्लोज डाउन। तो आज देख लीजिए इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट प्रोएक्टिव, बट साइमल्टेनियसली उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिससे अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडियंस भेजते हैं, इट्स अराउंड $100 बिलियन प्लस अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया ने यूपीआई निकाल चुका है। यूपीआई से क्या हुआ है, एनीबडी कैन ट्रांसफर द मनी फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया विदाउट एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। अर्लियर द कन्वर्शन कॉस्ट यूज्ड टू बी अराउंड 5 to 6%। इंडिया का खुद का रुपए कार्ड आ गया है, ठीक है। वी आर नाउ ट्रेडिंग इन रुपीज, मतलब हमने 25 से 30 कंट्रीज से हमने साइन कर लिया है दैट वी विल बी ट्रेडिंग इन रुपीज। ओके, तो हम उसके अंदर इवन वी आर कमिंग आउट वी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन रुपीज। तो ये एक हो रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। सेकंड, आपने सुना भी होगा कि नाविक सिस्टम जो जीपीएस सिस्टम है हमने बना दिया होगा। थोड़े दिन पहले आपने न्यूज आया होगा कि गूगल ने गूगल मैप्स के रेट्स कम कर दिए बाय 70%। ओला के उसकी वजह से। Yes, ओला स्टार्टेड यूजिंग द इंडियन मैप सिस्टम, तो उसके बाद उन्होंने भी कम कर दिए। तो यूएस इज नॉट हैप्पी विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दे सी इंडिया एज अ लॉन्ग टर्म राइवल, बट इमीडिएट राइवल चाइना है, एंड दे वांट इंडिया टू कैरी द डर्टी वर्क ऑफ हैविंग अ वॉर विद चाइना, जिसके कारण उनको जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज है इंडिया साइड। And China is also very much scared of India's rise. तो इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एक regime change चालू कर दी है। इंडिया ने recently around $500 million का बांग्लादेश के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। बांग्लादेश ने तीस्ता वाटर सप्लाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया को दिया है। कुछ 2 पोर्ट्स है जिसको अदानी ने भी किया लिया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसको भी इंडिया ने ले लिया था। अब अदानी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस रेजिम चेंज, वी डोंट नो, वी हैव टू सी हाउ द सिचुएशन डेवलप्स। बट वहां के जो आर्मी चीफ है, ही इज कंसिडर्ड टू बी प्रो इंडिया, बट द इंटरिम गवर्नमेंट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड, उसके अंदर बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की है उनके रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके जो इंटरिम एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, लोग उनको डॉक्टर बोलते हैं, बट आई विल से दैट ही इज अ सीआईए स्टूज। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। हाँ, यस सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड टू बी ऑनेस्ट। सर, इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी रहता है कि जो पूरी जड़ थी कि यूएस चाहता है चाइना को काउंटर करना, और वो इंडिया से स्पेस ले सकता था। अगर इंडिया और यूएस का कॉमन एनिमी चाइना ही है, तो इंडिया जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी स्टार्ट की थी स्टार्टिंग से, जब से हम आजाद हुए 1947 से, जब से जो फॉरेन पॉलिसी हमने डेवलप की अपनी, तो आज के सिनेरियो में आपके थॉट से क्या इंडिया को वो सिमिलर एक स्मॉल बेस ऑपरेट करने के लिए यूएस को अगर दे देता तो बेटर था? अभी जो कू हो गया, मिलिट्री कू हुआ बांग्लादेश में, अब जो वहां पर रिजीम चेंज होगा, जो बीएनपी पार्टी है चाहे जमात इस्लामी है, ये सारे बहुत ही रेडिकल्स हैं, और इंडिया के लिए एक और फ्रंट खुल गया एक्चुअली। आप बांग्लादेश बॉर्डर जैसा आपने बताया पोरस भी है, तो आपके हिसाब से सर क्या ये बेटर स्ट्रेटेजी नहीं होती कि हम यूएस के साथ अच्छे से पेपर वर्क करके उनको एक बेस यहाँ प्रोवाइड कर देता है? देखिए, यूएस में जो अभी जो डेमोक्रेट्स है, वी कैन नॉट बिलीव दैट। ओके, वी कैन बिलीव अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट समथिंग लाइक डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने तो थ्रेटन भी किया था इंडिया को, जब हम कोविड के टाइम पे हमने जब क्लोरोक्लिन, आई डोंट रिमेम्बर द केमिकल्स नेम, वो सप्लाई नहीं कर रहे थे,
ठीक है, he even threatened. But the thing is with Donald Trump, if he promises, he will deliver. Joe Biden जो डेमोक्रेट्स है, we cannot really trust them. वो बात अच्छी तरह से करेंगे. आपने देख लिया कि F404 का इंजन जो हमने लास्ट जून में साइन किया है, वो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है. They have supplied just 2 engines. हमें 99 इंजन्स को हमने 6,000 crores देके उनके साथ अग्रीमेंट भी डाल दिया है, but they are not supplying. So we cannot trust the United States. Second, ऑलरेडी क्वाड चल रहा था, ठीक है, क्वाड को मीनिंगलेस किया, फिर उन्होंने अभी स्क्वाड बनाया फिलीपाइंस को लेके. तो यूएस का जो पॉलिसी है डिली डालिंग है. They are not even concerned about their national interest. They are only concerned about the interest of the defense companies. Donald Trump आएंगे तो he will consider the interest of the Americans. He will consider the interest of the humanity also. ठीक है, पर उनका फर्स्ट इंटरेस्ट रहेगा अमेरिका, क्योंकि उनका स्लोगन ही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा. फिर सेकंड, उनका जो अगर अमेरिकन सिटीजन्स का अगर बेनिफिट होता है, दैट विल इनवेरिएबली हेल्प द एंटायर वर्ल्ड. मेरा ये मानना है. बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मानेंगे नहीं, बट बात यही सही है. एग्जाम्पल्स के साथ मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है. सो हैविंग ट्रम्प एट द हेल्म इज गुड. रिगार्डिंग इफ इंडिया हैड ऑफर्ड अ बेस, देखिए यूएस विल नॉट डू एनीथिंग which will help India. They will definitely try to use India against China. Remember, US is the largest economy in the world. The second largest economy is China. Fifth largest economy is India. अगर सेकंड और फिफ्थ आपस में लड़ ले तो उसकी इकोनॉमी तो नंबर 1 रहेगी बहुत दिनों तक. सिंपल है. हाँ, so it's a game of US will definitely not like India to move ahead. They will definitely like to move in ahead of India to move ahead, provided it helps the American corporates. India is a very good market to them. 16% of the world's population, every 6th person in the world is an Indian. और हमारी GDP यहाँ पे बढ़ने की है. They know this is a lucrative market. वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, but they don't want to give us a very fair representation on the world stage. और मेरा एक और एक मानना है कि it is better to right now India अभी non aligned चल रहा है कि उन दोनों से दूर ही रह रहा है. India is pursuing its own interest. So right now India अकेला पड़ चुका है वर्ल्ड स्टेज पे. If you see, we don't have any super powers. सब अपने transactions के हिसाब से हैं. ट्रू सर, बट हमने ही चूज किया है क्योंकि नॉन अलाइंड रहने का हमें मतलब लाइक जो हमारा प्रिंसिपल था, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हम आज अकेले पड़ रहे हैं. क्योंकि अभी चाइना भी और चाइना रशिया का जो नेक्सस है वो काफी स्ट्रांग होते जा रहा है. दे आर स्ट्रेटेजिक अलाइज एंड मतलब उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है इस टाइम पे वो इंडिया रशिया के कोऑर्डिनेशन से मच बेटर हो चुका है, क्योंकि रशिया का रिलायंस इकोनॉमिकली बहुत बढ़ चुका है चाइना पे. तो ऐसे में हमारी आज भी डिफेंस सेक्टर अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है जो डेवलप हो रही है मेक इन इंडिया प्रोसेस. और अभी आप देखें तो पाकिस्तान से जो इन्विटेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं जम्मू रीजन में, कश्मीर से उन्होंने छोड़ दिया कि कश्मीर कहीं ना कहीं अब डेवलप हो गया है, वहाँ टूरिज्म मनी आ रहा है, वो मनी फ्लो कर किसी तरीके से उन तक ही जा रहा है. तो इट्स अ विन विन फॉर देम. अब जम्मू तक आ गए वो पीर पंजाल के नीचे. अब अगर इस टाइम पे पाकिस्तान भी कॉर्नर्ड है, उनका जो आप देखें बेल आउट पैकेजेस पे जी रहे हैं वो लोग, अगर उन्होंने फुल स्केल वॉर स्टार्ट की इंडिया से, तो इंडिया का क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या सिनेरियो होगा उस समय? यूएस क्या एक्ट करेगा, रशिया क्या करेगा और चाइना क्या करेगा? सर अगर इस पे आप थोड़ा इलेबोरेट करें. देखिए, इंडिया ने डेफिनेटली चूज किया है कि नॉन अलाइंड रहने का, बट at the world stage, unless and until you achieve a specific set of powers, you don't boast about it. I'm very much sorry, but I have to be critical of Dr. Jaishankar. Okay, you don't need to show a bravado everything. You have to work in silence. आप उनकी यहाँ पे जाके उनकी मीडिया में जाके उधर आप इंसल्ट करोगे, आप कंटिन्यूसली बोलते रहोगे वेस्ट ऐसा कर रहा है. You have to just say only one thing: we have to see our interest. Okay, you don't need to make statements like James Bond, and you just don't need to get carried away. So basically, I disagree with the way Jaishankar is dealing with the United States and other things. It's common to say no in a very polite way rather than rubbing a salt of wound over them. When you try to crush their ego, they will definitely respond. Okay, so यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर है, monumental failure of S. Jaishankar. You need to act in a very, what do you say, in a very docile way. अपना काम निकालना चाहिए आपसे, उनसे अच्छी तरह से बातें करो, अपना काम निकालो. बट वो नहीं करके आप मीडिया सर्कल्स में जाके उनको अगर आप वहां पे जाके दिखाओगे, व्हाट डू यू वांट टू शो?
Okay, you have already alienated the entire Anglosphere. You have a problem with the Chinese. The Russians are with you, but Russians will definitely not come with you when Chinese are involved. Okay, and added to that, your fleet of Air Force strength is depleting. हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए. मैं कब से 20 से 25 साल से सुन रहा हूँ, और आज तक हमारे पास कभी 35 से 36 थी, और अभी 30 है, और 1 या 2 साल में 28 हो जाएगी. एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं. तो वी विल बी शॉर्टेज ऑफ अराउंड 14 स्क्वाड्रन्स. और बहुत टाइम से हमने सुना है कि 114 एयरक्राफ्ट का, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का हम टेंडर निकाल के बैठे हैं, बात कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट प्रोएक्टिव इन दिस. उनको डिफेंस एलोकेशन करके दे शुड हैव प्रोक्योर्ड इट बाय नाउ. आज अमेरिका भी हमको F-35 देने को तैयार है. वो 1000 करोड़ में. आई हैव रेड द मीडिया रिपोर्ट दैट दे कैन गिव इट एट 1000 करोड़. हमने 36 रफाल लिए थे 56,000 करोड़ में. 1600 करोड़ रुपया देके दिया था, वो भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट था. ये F-35 जिसमें वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ है, विद ऑल द एम्यूनिशंस एंड एवरीथिंग, 1000 करोड़ में देने को तैयार है. अगर 2 स्क्वाड्रन हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, या कहीं भी पूरे बॉर्डर में 2-2 स्क्वाड्रन लगा दो, और उधर वो सॉर्टी भी करते रहेंगे, nobody will even try to infiltrate. You have to demonstrate strength. On the one hand, government is very much pitching right from 1 year to bid for Olympics, 2036 Olympics, which is a monumental waste of resources. आज से 12 साल बाद आप 1.5 लाख करोड़, आज का एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.5 लाख करोड़ आप खर्चा करोगे. ओके, इवन आपने पेरिस ओलंपिक्स देखा था, फ्रांस जैसी कंट्री इज नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड फैसिलिटीज टू द एथलीट्स. एसी भी नहीं था. हाँ, आपने देखा है. और जबकि फ्रांस हैज नॉट इन्वेस्टेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी था. उन्होंने 2 ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे. एक तो उन्होंने उनका जो रिवर है पेरिस का, स्लाइन क्या नाम है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसके ऊपर दे हैव स्पेंट टू क्लीन द रिवर, दे हैव स्पेंट अराउंड $1.5 बिलियन, दैट इज अराउंड 12,500 करोड़. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया. हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ठीक है. 35 डिसिप्लिन होता है. 35 डिसिप्लिन, 200 कंट्रीज, वी विल हैव टू डू दिस. कितने लाखों का, करोड़ों का खर्चा होगा. व्हाई डू यू नीड टू डू दिस? दिस इज अ बिग फैक्ट, व्हाइट एलिफेंट फॉर अस. कौन इसका डेप्थ बढ़ेगा? आप देख लीजिए एथेंस ओलंपिक्स के बाद क्या हुआ, ग्रीस की हालत. रियो ओलंपिक्स के बाद ब्राजील की हालत क्या हुई. बट यू कैन सी दैट हमारे अंबानीज आर वेरी मच गोइंग देयर एंड पिचिंग इट. बट हु विल बिल्ड उसको सर्विस कौन करेगा? अंबानीज विल डेफिनेटली नॉट service it. It is a we taxpayer will be doing. The government is sitting on misplaced priorities. Okay, I'm seriously telling you, आज 10 साल से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है. आपने देखा होगा 2016-17 में ये 2.5 फ्रंट वॉर की बात फर्स्ट सीडीएस ने कर दी. ठीक है. व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? आज हमने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले रायबरेली में there was a scam which had come that Rohingyas, 20,000 Rohingyas have got voter ID cards. उस सर आपके हाथ में BSF है. Okay, the home ministry के हाथ में है. The entire thing. What were you doing? What were you sleeping? आज आप बोल रहे हो चिकन नेक बॉर्डर, ये सब. आप इतनी सारी चीजें तो पहले से ही हो रही है. Why can't you take proactive preemptive steps? Why do you want the situation to go out of hand and then respond? This is not that. मेरा यही, the government has done a very good job, but वहां के जो मिनिस्टर्स है, कुछ मिनिस्टर्स, they need to act fast, they need to work in silence, they need to be receptive to public opinion. हमने जो बोल दिया वो सब नहीं. आप देख लीजिए बहुत सारे YouTube चैनल्स है, they will say each and every task of the government is a master stroke. No, it is not the case. You should invite opinions. अगर डिसेंट है तो उसको मानना चाहिए. बट अगर आप उनके डाइवर्जेंट, अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं मोदी गवर्नमेंट को, आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, बट आई विल डेफिनेटली क्रिटिसाइज. इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, डेफिनेटली क्रिटिसाइज करेंगे, वो जरूरी है. सीधा एंटी नेशनल बोलते हैं. वी आर नेशनलिस्ट फर्स्ट एंड देन at Modi at 303, anything if you had said anything against them, it was considered anti-national. At least 240 में सुन रहे हैं. So these YouTube channels, they act with suboptimal memes. ये conspiracy theory चलाते रहते हैं, de-dollarization and something. This doesn't make the sense. Let the people decide. और मेरा एक मानना है कि government has to invest in
defense big time. They need to ensure that the entire northeast border is secure. हो सको तो balkanization of बांग्लादेश चालू कर दो. बांग्लादेश हैज टू बी बाल्कनाइज्ड. अगर ये नहीं किया गया आगे हमें प्रॉब्लम आ जाएगा. हो ही रही है. Because if you see right now, the Pakistan is trying to create trouble for India through Bangladesh. China is trying to doing that. US is trying to do that. So it's a joint operation of the ISI, Chinese Communist Party, and the CIA. This regime change has been implemented. Victoria Nuland उधर जा चुकी है और शेख हसीना ने खुद ही बोल दिया है कि a white man offered me a air base in return to power. She declined. मेरे ख्याल से उन्हें मान जाना था. It was a blunder. इंडिया को परस्यू करना था कि आप उधर मान जाइए, जो भी होगा बांग्लादेश टेरिटरी से होता. So I think India cannot handle its neighbors. आप देख लीजिए मालदीव में क्या हुआ, आप देख लीजिए नेपाल में क्या हो रहा है, भूटान में प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, श्रीलंका में हमको ऑलरेडी वी हैव टू कम्पीट, वी हैव टू से दैट कि आप ये क्यों कर रहे हैं. सो एक तरह से इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में वो चैलेंज की जा रही है. तो आप सिर्फ बातों से नहीं कर सकते हो. यू हैव टू शो द मेटल, यू हैव टू शो सम सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व. आज बांग्लादेश में अगर प्रॉब्लम्स होता है हिंदूज को, द इंडियन गवर्नमेंट शुड बी क्रिटिसाइजिंग इट. आज भी जयशंकर का बयान देखिए, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, जबकि वहां पे हिंदूज के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है. स्ट्रिक्ट कंडेमनेशन कर ही नहीं रहे. व्हाट आर यू डूइंग फॉर? हॉरिफिक हो रहा है जो हो रहा है. It's a clear-cut case of Hindu genocide. sir. You don't need to be a statesman. We have selected Modi ji as to be the Prime Minister of India. He should learn from Putin. He's not seeking validation from the West. पुतिन को कोई 16 कंट्रीज के हेड ने उनको गेस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नहीं दिया है, उनको अवार्ड नहीं दिया है. But that man is thinking for his country. Modi ji should learn from him. Maybe I am being very much critical of him, but this is required. We have to say the truth. Yes, sir. And seriously, कांग्रेस की तो बात ही मत करिए. उनका तो सीसीबी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है 2008 में. वो तो चाइना को इंडिया को प्लेटर पे दे देंगे. बट एग्रीमेंट की कोई डिटेल्स, सर, वो एग्रीमेंट की कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं है और उसको कैसे एकदम मतलब ठंडे बस्ते में छोड़ा भी हुआ है. उसको तो पिकअप करके जब तक डिटेल्स बाहर नहीं आती है छोड़ना नहीं चाहिए वो मुद्दा. देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया में नोबडी इज, आपको ये बता देता हूँ कि हमारे राइट विंग के पास कोई मुद्दा नहीं है. दे शुड बी स्ट्रेटेजिकली आस्किंग द क्वेश्चंस रिपीटेडली कि चाइना, कांग्रेस का खूनी पंजा चाइना के साथ. They should have made some slogans like that, which would have resonated with the masses. But they have not done it. The BJP IT cell, आप देख लीजिए, it's pathetic. Complete failure, pathetic. वो And if you see the BJP के जो प्रेसिडेंट है, वो जाके बोलते हैं कि we do not need the support of RSS. Tell me one thing, in the Wayanad thing, कहाँ पे आपको एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आया क्या? Where were the BJP कार्यकर्ता? कोई भी नहीं थे, सब आर्मचेयर वॉरियर्स थे. It were all the 1 crore स्वयं सेवक्स who are the spine of BJP. और वहां के बीजेपी प्रेसिडेंट ऐसे बोलते हैं, and he has been rewarded in the ministry as a health minister. So what message you are going to send? You are not sending a good message. Maybe I am critical of this government, but I will definitely vote for this government. But yes, I will be critical as well. This is my right. Like you are being critical on valid points. ये मैंने भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस किया. अगर शुरू से हम डिस्कस करें, एक तो जो फेलियर है इन्फिल्ट्रेशन का, 2014 से आप पावर में है और अमित शाह जी से अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो एक ही उनका रिस्पांस होता है, आर्टिकल 370. ठीक है, वो अच्छा था, बट उसके अलावा भी इतनी चीजें हो गई. आज जो बांग्लादेश वाले लोग हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट बना के हिंदू नेम पे, उसके बाद उनके सारे सर्टिफिकेट्स बना के आधार, वोटर और ये वो, कितने लोगों ने लोकसभा 2024 में वोट भी डाला है. तो इतना आपके नाक के नीचे से कैसे हो जा रहा है? आप हमेशा एक ही एक्सक्यूज देके निकल जाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा इकोसिस्टम सेटअप किया था, वो लॉबी है लेफ्टिस्ट की, और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है डेडली की, जो कम्युनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं और प्लस जो इस्लाम वाले हैं, वो सब यहाँ कंबाइंड है. तो आपने सॉल्व क्या किया?
एक 370 हटा दिया आपने, उसी को लेके आप बार बार आ जाते हो, तो ये बहुत ही मतलब दिक्कत का इशू। और दूसरी चीज जैसा आपने मेंशन किया, मोदी जी को एक्चुअली आयरन क्लैड रूल करने के लिए ही लाया गया था। वो 56 इंच का सीना एंड ऑल, हाउ ही रिस्पॉन्डेड टू द 2002 अटैक्स ऑन हिंदूज, और वो एक बार आने के बाद जो उन्होंने विश्व गुरु वाली छवि और बहुत ही हम्बल नेता और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस तरह के जो नारे लगाए, मैनिफेस्टो इतना वीक था, उसमें काशी मथुरा का कोई मेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं जो एक कोर वोटर था वो तो पहले ही नाराज था, और इसीलिए कई लोगों ने तो इस बार वोट डाला भी नहीं था। जो एनालिसिस बाद में निकली है वो तो यही निकली कि बीजेपी के कोर वोटर सबसे कम हुए थे इस बार, बाकी सबके वोट परसेंटेज बढ़े भी हैं, इनके कोर देखिए वोट कम हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, इस बार इस बार द डीप स्टेट was able to infiltrate very deep in all the agencies of the government also. 2 या 3 दिन पहले बीएसएफ के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को हटाया गया। There were reports about 600 कमांडोज, जैसे आपने ही बताया था, पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है, अटैक्स उधर हो रहे हैं, ठीक है। इतना लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन कैन इट हैपन विदाउट द नॉलेज ऑफ द बीएसएफ? एक यूट्यूबर, बांग्लादेश यूट्यूबर आके यहाँ पे बता रहा है कि हाउ अ पर्सन इज क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वहां पे उसका रिजेक्ट हो जाता है वीजा एंड ही स्टार्ट सेलिंग बिरयानी। इट्स सो इजी। व्हाट इज आवर होम मिनिस्टर डूइंग? So what I believe right now is the government has to keep its heads cool. उन्हें बातें कम करना चाहिए, स्लोगन कम देना चाहिए, काम पे ज्यादा ध्यान दो और सुनो। आप मन की बात करो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि आप अब लोगों के मन की बात सुनो, वो जरूरी है। आज तो आप 240 पे आ गए। सी द थिंग इज, everybody knew there was a problem, बट सब लोग ट्राई कर रहे थे कि लेट अस दुर्घटना होने से बच गई। बीजेपी 240 से आ गई, बाय गॉड्स ग्रेस वी डेफिनेटली दे मैनेज अ मेजॉरिटी, इट्स गुड, बट राइट नाउ यू नीड टू पुल योर सॉक्स अप, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम बीजेपी विल बी एट 160 कंफर्म। हाँ, एंड देन तो दे विल बी वाइप्ड आउट, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके की ब्रूटल राजनीति करते हैं ये लोग कोई सबका विकास साथ और मर्यादा पे ध्यान नहीं देंगे। आपको एक चीज बताता हूँ, द थिंग इज, द कांग्रेस का जो है स्ट्रेंथ है वो पीक हो चुका है। ओके, देयर विल बी, कांग्रेस इसके लिए उठी है क्योंकि बीजेपी की बेवकूफियों के कारण उठी है। हाँ, फैक्ट। द नेक्स्ट केजरीवाल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स तैयार हो रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर। मैंने बोला नहीं, आप समझ गए। तो आप ये समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स को ग्रूम किया जाएगा। मोहम्मद यूनिस, बहुत सारे मोहम्मद यूनिस को इंडिया में ग्रूम किया जाएगा, उनको नोबेल लॉरिएट भी दिया जाएगा। हमारे अमर्त्य सेन को बना दिया जाएगा नेक्स्ट एडवाइजर, अगर कांग्रेस आ गई तो। अरे मेहम, मतलब बहुत ही खराब होगा। बीजेपी को हम क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, बट पॉइंट यही है कि गलती से भी अगर कांग्रेस आ जाए तो फिर जो हालत होगी इस देश की, जो 15 साल जो डेवलपमेंट हुए, मुझे लगता है सब कुछ डिरेल हो जाएगा। I have no problem if Congress comes to the power, but Congress without Gandhi, somebody who can speak for the nation. जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने चाइना से करार किया है, they have sold the nation. So Congress भी, see, we need to have a credible alternative. We need to have an opposition. But the opposition like Congress with Gandhi, definite no. No, not at all. Yes. बट सर कांग्रेस में भी अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो लोग विदाउट गांधी फैमिली फंक्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो बताया जाता है, इस पे आप अगर अपना लाइक व्यू बता पाए कि जो ट्रेजरी है कांग्रेस की, कोई भी पार्टी को जो फंड चाहिए होते हैं ऑपरेट करने के लिए, वो टोटली कांग्रेस की जो गांधी फैमिली है उनके कंट्रोल में है, इसीलिए कांग्रेस कभी उनसे एलियनेट नहीं कर सकती खुद को। तो इस पे आपकी क्या राय है? द कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है, इट इज द प्रॉपर्टीज दे होल्ड ऑल ओवर इंडिया। उसको अगर टैबुलेट कर दे तो वक्फ बोर्ड को भी वो लोग एक्लिप्स कर लेंगे। एंड सेकेंडली, आपने मुझे बोला था इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का वॉर, मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा। कारण है कि ऑल द 3 कंट्रीज आर न्यूक्लियर। इंडिया के पास अराउंड 170 to 180 आर्सेनल है, चाइना के पास 400 है, पाकिस्तान के पास 160-170 है।
This is like 42% of the humanity. अगर war हुआ तो you can be assured that 42% of the humanity will be wiped out. और ये होने नहीं देगा. So मैंने आपको यही बताया था, मल्टीपल लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा वर्ल्ड में, आप देखते जाइए. और ये प्रॉब्लम्स इसके लिए हो रही है कि ये ज़्यादा एस्केलेट इसके लिए हो रही है क्योंकि अमेरिका में भी लग रहा है कि लोगों को कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं. नवंबर 4 तक यही दिखा जाएगा, बट सरप्राइज हो सकता है अमेरिका में भी. अब मुझे तो लगता है कि दोबारा असैसिनेशन अटेम्प्ट ना हो जाए, क्योंकि जो पहली बार जो हुआ है और उनको आइडिया है कि ग्राउंड सेंटिमेंट से ट्रंप ही वापस आ रहा है. इवन कमला हैरिस को वो लोग ऊपर से तो बड़ा पोर्ट्रे कर रहे हैं, पूरे एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व लोग. हाँ बताइए. देखिए एक चीज है कि पब्लिक एंगर जो है, आप जितना भी चाहे एल्गोरिथम से सप्रेस करने की कोशिश करिए, वो थमेगा नहीं. आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में. वहां पे जो व्हाइट, हाउ दे आर टारगेटिंग द रेडिकल जिहादीज मुस्लिम्स इन अक्रॉस 6 to 7 cities. और लंदन में भी कल या परसों कुछ होने की बात है. आई थिंक रिटेलिएशन वुड बी द राइट वर्ड. सब टारगेट तो इन लोगों ने उनको किया था, अब ये लोग रिटेलिएट कर रहे हैं. देखिए, आई विल नॉट टेक साइड्स. आई एम नॉट वेरी सिंपैथेटिक टू बोथ द ग्रुप्स because the Muslim Ummah has sold itself to China and America. They will not talk about Uyghur Muslims. और बलोचिस्तान जो पाकिस्तान में बलोचिस्तान बलोच लोगों के लाइव ऑर्गन्स आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड without providing them anesthesia, or these organs are being sold in the West. जो illegal human organs transplant industry है पाकिस्तान में चल रही है. The Muslim Ummah is being quiet on that. So they have sold their ज़मीर जो बोलते हैं ना, they have sold their allegiance to China and America. And all the 4 countries जो they are vying to be the representative. Saudi Arabia, Iran, Qatar and Turkey. All are being a lackey state of either China or and United States. ये तो फैक्ट था. बट इंडिया में ही इन लोग को इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, जो इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि जो सरकार में है वो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते. उनको भी पॉलिटिकल करेक्टनेस का जो शॉक चढ़ा है, उसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है. अगर आप देखें 10 साल हो गए, अभी भी जो इनकी लॉबी है स्ट्रांग ही हुई है. इनफैक्ट अभी भी बांग्लादेश में जो जेनोसाइड स्टार्ट हो गया ऑलरेडी हिंदूज का, उस पर भी एक इकोसिस्टम ओपनली इसे मतलब सपोर्ट करने पे आ गया कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, और क्योंकि इलेक्शन रिग्ड थे तो इसलिए इन लोगों ने शेख हसीना को आउस्ट किया है. तो मतलब देखिए, कोई बात नहीं कर रहा. देखिए बांग्लादेश की छोड़िए, सिंध में जो हिंदूज है वहां पे लड़कियां हैं 12, 13, 14 years की गर्ल्स आर बीइंग abducted, raped and married to 60, 70, 80-year-old men. This is an institutionalized pedophile country. पाकिस्तान में आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया है. होम मिनिस्टर कुछ बात नहीं करते हैं. दे डोंट. आज आप बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते हो? एक बार भी मेंशन किया उन्होंने रेड फोर्ट से, जबकि पाकिस्तान तो हमेशा ही बात करता रहता है. We should take the issue of Balochistan. We should provide support to Balochistan people. What has happened to the Jaishankar? What has happened to Ajit Doval? What has happened to the Narendra Modi? हमें प्रोएक्टिव करना है, हमें रिसेप्टिव नहीं रहना है. हाँ, when will the Indian offense is the best defense. आप बरोबर बोल रहे हो. हाँ, that has to happen, but nothing is being done. So maybe I have hope with the government, but I am not expecting too much. It's our last hope, to be honest. Only hope. See, I am telling you, these are the things we need to speak plain truth now. No sugarcoating. अगर खराब है तो सीधा बोलिए कि खराब है. And in fact, अगर ऐसा है तो let the Indian people get the taste of the Congress rule as well. 2029 में देखना नहीं. देखिए हम the BJP needs to be in opposition to understand how to govern. हमसे बात करते रहेंगे तो वो सुनेंगे नहीं. So something will happen.
सर इस पे आप एक कितने मेरा दिनों तक हम्म, आप बताइए कितने बताइए। दिनों तक आप कितने दिनों तक इग्नोर करते रहेंगे? अगर गलत हुआ है तो आई विल डेफिनेटली से गलत हो रहा है। ये तो पॉइंट है सर। और 10 साल से वेट करते करते लोग थक गए हैं, स्ट्रीट्स पे भी थक गए हैं। गरीब आदमी जो इन्फ्लेशन बेयर कर रहा था, ये सोचा कि मोदी जी आए हैं और काफी कुछ चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में और ये सब होगा। देखिए और देखिए मैं आपको यहाँ पे आपसे अग्री भी करूंगा। दिस गवर्नमेंट हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द लोअर क्लास। 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड दे रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल लार्जेस्ट क्लास। हेल्थ केयर, इसको मार्केट करना चाहिए था मोदी केयर, जैसे ओबामा केयर को किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बीजेपी के आईटी सेल की मॉन्यूमेंटल फेलियर है कि दे वर नॉट एबल टू मार्केट आयुष्मान भारत एज मोदी केयर। ओके। कुछ मार्केट नहीं किया सेकेंड, उन्होंने। और सेकेंड 80 करोड़ लोगों को उन्होंने फूड दिया है। सर इट्स नॉट एन इजी टास्क। ओके। हम्म। बजट को मैनेज करके डेफिसिट फाइनेंसिंग करके कैसे भी वो दे आर मैनेजिंग इट। हम्म। गवर्नमेंट इज डूइंग इट, बट इन द प्रोसेस क्या हुआ है, जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स है, दे आर बीइंग मिल्क टू डेथ। मिडिल उनसे क्लास, ऊपर यस। टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। द फिनेंस मिनिस्ट्री हैज टू एंश्योर कि अगर हम टैक्स देने को तैयार हैं तो हमारा टैक्स हैज टू गो टू डिजर्विंग पीपल, हम्म। जिनको जरूरत है। हम देने को तैयार है टैक्स, बट व्हेन वी सी अनडिजर्विंग पीपल गेटिंग द बेनिफिट्स, वो दर्द होता है, इसके लिए तकलीफ हो रही। सेकेंड, जिस हिसाब से टैक्स हेरेसमेंट हो रहा है, अभी नारायण मूर्ति जी ने बोला था कि इंडिया कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। आई टोटली हम्म। एग्री विद हिम। आपकी इकोनॉमी है 3.8 ट्रिलियन, चाइना की है 18 ट्रिलियन। वी आर एटलीस्ट 3 डिकेड्स बिहाइंड दैट। हाउ कैन वी हम्म। कम्पीट? उनके ऊपर एक टैक्स नोटिस भेज दिया 32,400 करोड़ का जीएसटी डिपार्टमेंट ने। हाँ। गो एंड रिवैम्प योर आईटी सेल। किसने बोला है कि आयुष्मान भारत योजना को मोदी केयर के जैसे मार्केट न करने के लिए? किसने? हु स्टॉप्ड यू दैट? हमने नहीं, कितनी कंप्लीट बार फेलियर, सजेशन आईटी दिया सेल है? कंप्लीट फेलियर। हमने कितनी बार सजेशन दिया है? आईटी सेल सुनने को तैयार है क्या? यू गो एंड रिवैम्प देम। व्हाई आर यू टारगेटिंग द टैक्स पेयर्स? ट्रू। ये लोग उस पे, इनका भी वैसा कुछ माइंडसेट हो गया है कि जो सुन लेंगे उन लोग को ये लोग चार्ज कर देते हैं। क्योंकि इवन भाजपा का आईटी सेल जो महाराष्ट्र का था, उसका एक किस्सा है कि उन्होंने एक भाऊ तोरेस्कर करके, वहां के काफी फेमस पत्रकार हैं, उनको नोटिस भेज दिया, बताओ किसी ने, जो पूरी टाइम मतलब अपना जीवन उन्होंने राष्ट्र के लिए लिख के बिताया और क्रिटिसाइज कर दिया थोड़ा इलेक्शन के बाद, तो उनको नोटिस चला गया था। तो बीजेपी के भी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, वो आदित्य जी, एक्सपैंड कर रहे हमें हैं। आदित्य जी, शुड वी भी, अगर मैं लॉयर को हायर कर लूं, कि अगर आपके पास अगर कोई लॉयर है तो बता दीजिए, हम प्रीएम्प्टिवली हायर कर लेते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी लीगल नोटिस। आई इंडियन डोंट गवर्नमेंट थिंक तो ऐसा। प्रोएक्टिव, इंडियन गवर्नमेंट तो प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव होती नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो। पॉइंट है सर, जिसको जो काम के लिए भेजा था वही अपना काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग कितना करेंगे? आईटी सेल वो खटाखट फॉर्म जो बट गए फिजिकली, वो पिकअप नहीं कर पाया। उसकी एक फोटो तक हमने नहीं देखी पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम पे, जबकि वो क्लियर कट वायलेशन था। अगर वो आज भी उस पर केस अगर किया जाता तो कांग्रेस के 99 एमपीज पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, री इलेक्शन होता उन सीट्स पे। यहाँ पे पैसे के लिए लिटरली फॉर्म भर दिया गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं। तो ये कभी कभी एकदम मतलब बाउंस कर जाता है कि क्या ऊपर ऊपर सब लोग मिले हुए हैं, हम ही लोग हैं, हमारे और आपके जैसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से चीजें सही हो जाएं। तो इस पे सर आपका क्या थॉट है? कि कहते हैं कि ओलिगार्क्स जिसे कहते हैं, या जो टॉप 1% एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं और मतलब इंटरमिंगल्ड होते हैं आपस में, और जनता जो होती है उसको हमेशा बस ऐसे ही खिलाया जाता है, कभी एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम पावर में आ जाए। क्योंकि मैं जो आपको गांधी फैमिली पे भी केसेस मैंने थे। मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि हमें एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स। वो हम्म। तो वो तो हम ले नहीं रहे हैं, बट वी आर बिडिंग फॉर 2036 ओलंपिक्स। और उसके सही लिए बात वी है। सी दैट नीता अंबानी इज गोइंग देयर एंड ट्राइंग टू पिच इन, एंड मोस्ट लाइकली इंडिया विल गेट होस्टिंग फॉर 2036। ये भी मैं बोल हाँ देता हूँ। हाँ, वी विल सो गेट इट, वी हैव दैट पावर। यू कैन सी द रिसेम्बलेंस कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। हाँ, इंडियन डीप स्टेट, मैंने एक वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे इसी पे, कि हम लोग हमेशा ग्लोबल डीप स्टेट की बात करते हैं, इंडिया में भी जो उसके जो आउटलेट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में भी तो कभी सोचिए।
कि क्या हो रहा है? देखिए इंडियन डीप स्टेट अभी इवॉल्व हो रहा है, इट इज नॉट सो पेनिट्रेटेड, बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो सूनर और लेटर वी विल बी हैविंग an Indian extension for the US deep state as well. आई थिंक इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, I वो will जस्ट not अंडर कवर है। I will not say anything more. I can say it can come. अभी रिसेंटली एक मीम वायरल हुआ था जिसमें ये जो चाइनीज का भी आपका न्यूज क्लिक से लेकर जो भी आपको याद होगा लास्ट ईयर केसेस हुए थे, कि एग्जैक्टली उन्हें बताया जाता था एडिटर्स को क्या आर्टिकल लिखना है, क्या पब्लिश करना है, गलवान क्लैशेस पे क्या लिखना है क्या नहीं, और वो सारे केसेस पे भी अगर आप देखें जुडिशरी से बेल मिल गई जो फाउंडर था उसको न्यूज क्लिक के। तो हमारे देश में किस तरीके के एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं, हमें आइडिया नहीं लगता है, एज अ कॉमन मैन हमें लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। See, the problem is nobody wants to say the bare truth. हमारे जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय दिस ओलिगार्थ ओनली, और एक है फॉरेन फंडेड मीडिया जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है। थर्ड है जो राइटिस्ट इकोसिस्टम में भी अगर लोगों को देखा जाए, दे आर वेरी गुड एट स्पिनिंग कॉन्स्पिरेसी थियरीज। उनको चैनल का टीआरपी और व्यूज बनाने के लिए दे विल यूज ऑल सॉर्ट ऑफ व्हाट यू से स्टोरीज मेकिंग, सब ऑप्टिमल मीम्स एंड अदर क्योंकि सर थिंग्स। हाँ, उसमें सर एक पॉइंट मेरा है कि उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। लेफ्टिस्ट जो है वो वेल फंडेड, हेवीली गार्डेड, उनके पास पूरा इकोसिस्टम है। राइटिस्ट को तो छोड़ दिया इन लोगों ने ऐसे ही। आईटी सेल बीजेपी से कितने लोग का मतलब ये विजन है जो यूट्यूबर्स स्कैटर्ड है कि भाई आप एक अपना प्रॉपर एक लॉबी बनाओ जिसमें डिस्कशन के साथ प्रॉपर नैरेटिव करो, क्योंकि जैसे लेफ्टिस्ट का है। बट उन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है कि अपने में ही रहना है और कुछ भी नहीं। आगे एक आदमी अमित मालवीय आप देखें 11-12 साल से एक ही आदमी बैठा हुआ है। See, you need to have a strategist at the helm, जिसको नॉलेज है। स्ट्रेटेजिस्ट भी बना सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द पीपल, हु कैन ट्रैवल अक्रॉस द नेशन, जो बोलते हैं ना स्लोगन्स विच कैन कैच विद द पीपल, और कैसे नरेटिव्स को काउंटर किया जाए eloquently. So you need to have people who have a vision, who have a driving force. उन्हें आपको लीगल केसेस से भी शील्ड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव अ गुड सेट ऑफ थिंकर्स इन ऑल द एरियाज, डिफेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, even in technology, everywhere you need to have that. Sadly, with BJP they don't value talent. The rightist ecosystem do not value talent. आपने बरोबर बताया। हाँ, they So don't invite fine. anyone, nothing. So fine, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ भी कर रहे हैं, we'll do it, but ultimately the party will have to take a stand. Otherwise, we should be ready for a Congress rule in 2029. I have no qualms in saying that. If this attitude continues, अमित शाह भले ही बोले कुछ भी, पर 2029 में नहीं आने वाले, ये डेफिनेट। अगर इन्होंने बहुत रेडिकली अपने आप को मतलब रिवैम्प नहीं किया, रेडिकल रिवैम्पिंग नहीं की, पूरा 180 डिग्री टर्न नहीं मारा, तो ये तो पॉइंट है कि जो इनके कोर वोट्स हैं वो बहुत ड्रेस्टिकली कम हो जाएंगे। लोग जाके नोटा दबा देंगे। को कांग्रेस को तो मुझे नहीं लगता कि कोर सनातनी वोट जाके डाल पाएगा, वो तो नहीं होगा, बट उनको वोट नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, बीजेपी के अंदर जो 36% वोट शेयर है, उसका जो 20 to 21% जो वोट शेयर है वो कैप्टिव वोट शेयर है। वो चाहे कोई भी आ जाए तो दे विल वोट फॉर ओनली फॉर बीजेपी। जो 9% एडिशनल है जो पार्टी से कनेक्टेड है, जो एडिशनल जो 6, 7, 8% जो आए हैं वो मोदी जी के कारण आए। तो ये 36 से ये जो उनका तो 36% जो वोट शेयर है वो ये इनका प्राइम, मतलब दिस इज द प्राइम वोट शेयर दे कैन अचीव। Okay, in spite of Ram Mandir, in spite of Article 370C, they got only 36, चलो 38, 40 समझ लो। तो जो एडिशनल 8 to 10% जो है वो निकल जाएंगे अगर मोदी जी हेल्म पे नहीं रहे तो, ये भी बता देता हूँ। बट वन थिंग इज श्योर, अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही दे रिवॉर्ड पीपल हु आर, अगर उन्होंने टर्न कोड्स को लेते रहे और उसको जस्टिफाई करते रहे, बिल्कुल, कृपा
तो सर्टेनली जैसे अयोध्या हारे थे, तो वैसे बहुत सारी चीजें हारेंगे वो इन अभी यूपी 2020। उपचुनाव है सर, हाँ नेक्स्ट मंथ यूपी चुनाव, नेक्स्ट मंथ तो नहीं, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। यूपी के उपचुनाव से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं कि योगी जी देखिए का फ्यूचर क्या होने वाला है। यूपी हाँ। यूपी के उपचुनाव में अभी योगी जी को पूरा कमान दे दिया गया है, ठीक है। अगर इट्स नाउ द अभी है योगी जी का पर्सनल कैपिटल लगा हुआ है उस 10 सीट्स में। So let's see. I will not make any comments right now, but I hope that BJP wins substantial seats, at least 9 seats out of the 10. हाँ बट उनके पहले अपनी ओरिजिनल तो 5 ही है उनकी, उस 5 में क्या गेन करते हैं वही अपना मतलब एक तरीके से नैरेटिव सेट करेगा या मोमेंटम सेट करेगा। देखिए आ तो इसी के जाएगी, साथ हाँ बताइए बताइए। आ जाएगी, सीट्स आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू सी योगी जी हैज द सपोर्ट ऑफ सम भागवत जी जाके मिले थे, and in fact I have come to know that Shivraj Singh Chauhan has supported Yogi ji. नितिन नितिन गडकरी गडकरी जी जी। has supported Yogi ji. एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट है योगी जी के लिए, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस 21% वोट शेयर। ओके, योगी जी का जो वोट शेयर है वो 21% ही है, तो एडिशनल 15-17% है वो गेन करना है, दैट ही हैज टू शो। बस इतना ही बोल। हाँ नहीं आपका पॉइंट है, बट योगी जी का भी अपना वोट बेस तो एक है, भले ही फिलहाल मोदी जी जितना एनलार्ज नहीं है वो, क्योंकि मैंने उनके मैंने आपको हाँ, अब मैंने आपको समझा दिया था कि बीजेपी का बाइफरकेट करके बता दिया था क्या वोट शेयर है। 21 इज द कैप्टिव वोट, 9% एडिशनल पार्टी वोट, 8% मोदी जी का वोट, तो मिला के 38 होता है। योगी जी हैज रीच्ड समथिंग अराउंड 21% एज पर माय व्यू। ही हैज टू कम टू 30% टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी। एटलीस्ट पॉइंट। तो सर इसके साथ मैं लास्ट क्वेश्चन अभी जो हमारे सेशन का रखना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अभी जैसे हम नोटिस कर रहे हैं जो 0 to 1 है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनिशिएशन से कॉन्टेस्टिंग तक, वो प्रशांत किशोर के एग्जांपल से अगर लें जन स्वराज पार्टी से हार्डली 3 साल की पद यात्रा और ये सब करके अब वो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी वाले उनके बर्थडे के दिन वो अनाउंस करेंगे अपना। एक तो पर्सनली मुझे लगता है कि गांधी जी का मतलब एम्बलम लेके या लोगो लेके उन्होंने गलती की है कि आज का जो यूथ है वो एसोसिएट करता है खुद को बोस से, दे वांट की मतलब यू शुड हैव द वॉरियर स्पिरिट। बट ठीक है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने काफी कैलकुलेशन करने के बाद ही शायद उठाया होगा गांधी जी की तस्वीर, बट स्टिल तो आपको लगता है कि जितना नाराजगी चल रही है ग्राउंड पे, जो प्रॉपर कोर नेशनलिस्ट लोग हैं भाजपा से, अगर इन लोगों ने बहुत ही ऐसे ही स्लैकी डिसीजंस लेते रहे ये लोग और सही से कंट्रोल नहीं कर पाए, तो 26-27 के आसपास कुछ आप इस तरीके का देखते हैं क्या कि कोई एक न्यू पार्टी इमर्ज हो जो मतलब अनकंडीशनली सपोर्ट अपना सनातन जो कोर है हमारा प्रिंसिपल, सनातन इज नेशनलिज्म, दैट्स व्हाट आई से इट वेरी ओपनली। यहाँ डेमोक्रेसी है तो सनातन की वजह से, यहाँ पे जो भी पीस है सनातन की वजह से। तो हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि ऐसी किसी पार्टी की कोई गुंजाइश है बीजेपी से डिफ्लेक्ट हो कि कई लोग शायद इधर डायरेक्ट हो जाएं? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी कोई जन नेता पदयात्रा करता है उसके वोट शेयर में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। 2004 में सोनिया गांधी ने पदयात्रा किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी 2004 में was likely to get around 170-180 seats, but it ended by 140-145. I don't remember how much. It lost the government. हाँ, शाइनिंग इंडिया एंड ऑल। Secondly, oh India shining, everything was went for a toss. In fact, Rahul Gandhi has also started the Bharat Jodo Yatra. He won 2 states. You cannot discount that. He won Karnataka, he won Telangana, and he definitely improved his share from 52 to 99 seats. We should give credit to him. People love But yes, spectacles in political domain. yes, definitely. But he has got 20 years. 20 साल के अंदर he was able to show some metal. इतने सारे चांस दिए, किसको इतना चांस मिलता है? थर्ड कमिंग Born टू with the silver spoon. तमिलनाडु में भी अगर आप देखा जाए, अन्नामलाई, he went for 234 constituencies है, इन्होंने यहाँ पे भी he went for a constituency wise उन्होंने यात्रा की थी। The BJP वोट शेयर यहाँ पे 3% था, इवन 2019 में 2.8% वोट शेयर था बीजेपी का तमिलनाडु में, अभी 11 हो चुका। वैसे ही प्रशांत किशोर is traveling around 10,000 villages across Bihar,
ही हैज अ डेटा कि कौन से गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या फंड्स एलोकेशन किया हुआ है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, स्टेटस क्या है. He is playing with the data. He is able to connect. He worked with Nitish Kumar ji also, na? He had the data since that time only, I think. Yes, He he had been has worked playing with around with Nitish. it. And one more, he is a hardcore socialist, Hmm. and he knows the electoral politics well. Inside out. He knows the electoral politics like no one. He knows electoral politics better than Yogendra Yadav. He is talking points. वो जो बात कर रहा है, he is able to catch the attention of people. आप एक prejudice लेके जाएंगे कि वो ऐसा है तो ठीक है. You might say he will definitely make a mark. He will dent the BJP upper caste votes. That's for sure. Upper caste people are related to them. I don't think so. It will be just BJP. He will take the votes of each and every section. He will attract votes from everyone. And बीजेपी का जो वोट शेयर है बिहार में 20% है, वो वहां पे जाके अटक चुका है. मैंने आपको बताया था कोर वोट बैंक. कुछ भी हो जाए बीजेपी के वोटर्स बीजेपी के पास ही रहेंगे. द प्रॉब्लम विद नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की जो इमेज है, इट्स नॉट एनकरेजिंग. एंड इसके लिए दे विल हैव टू प्रोजेक्ट चिराग पासवान एज अ न्यू फेस टू काउंटर प्रशांत किशोर. हाँ, they will do it mostly. एंड बिहार का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट. ही इज दिस पर्सन, इसको अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते. ही इज गुड विद स्लोगन्स. ही नोज हाउ टू रेजोनेट विद द पीपल. So I can say that he will definitely create some sort of storm. Maybe many people in our ecosystem will dismiss him, but we have to acknowledge केजरीवाल जब 2013 में इलेक्शंस लड़े थे, he won 27 seats in the first election. फिर बाद में he won 67. Last election he won 62. He won Punjab, which BJP could never win. Yes. So let's not underestimate our opponents. I think Prashant Kishore is a good opponent, no doubt. But definitely he has the funding. He has the funding. Okay, he has the big tech behind him. Big tech, definitely. He can set the narrative. So why is the BJP not listening? Why are they not creating any sort of things against them? आपको मैंने सब कुछ बता दिया ना. Why is Amit Malviya sleeping? He has been sleeping since I think 2019 onwards. He has been sleeping, I think. So if Prashant Kishore becomes the CM of Bihar, don't blame me. You visiting 10,000. You are visiting 10,000 villages. You know the problems. You have the data. You have the funds allocation. You know what is the status of the projects. And the thing is, he's speaking in that language. He's speaking the same dialect, the Bihari dialect. He is from Bihar. Yes, he knows. He knows the local lingo. He can connect. The resonating. He's resonating with them. But there's one thing कि on the CM part I doubt, because बिहार में जो मतलब अपर कास्ट है उसके CM जल्दी नहीं आते. वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो अपनी लोअर कास्ट वाले जो है ना उन्हीं के CMs आते हैं. ये आप फैक्ट मतलब आपको भी आइडिया होगा इसका. And he is from Brahmin, I think. देखिए आप अगर आप लेफ्टिस्ट भी अगर इंडिया में देख लेंगे, जितने सारे सीपीएम के लेफ्टिस्ट है, अगर उनकी कास्ट अगर आप देख लेंगे तो आप वो ब्राह्मणी निकलेंगे या एक्स ब्राह्मण्स निकलेंगे. हाँ नहीं, वो लेफ्टिस्ट अलग चीज है, बट मतलब लाइक बिहार इन पर्टिकुलर एक काफी अलग सा जंगल है वो. हाँ, I'll tell you one thing. You will expect some surprise in Bihar if I do. If this government does not pull up its socks in the next 1 year. I doubt the way the bridges are collapsing. This does not give a good. This does not set a good example. Okay. भले ही आप मोदी जी रैली भी कर ले, but that images of bridges falling is going to be there. Slogans are not going to work anymore. Your work will work. Your work will be appreciated. True. सर इसी के साथ वो लास्ट क्वेश्चन जो था ना मेरा, एक बार उसको क्लोज कर लेते हैं कि
क्योंकि इनकी स्लोगनेरिंग ही चल रही है। और एक फैक्शन है बीजेपी में जो अभी भी मतलब प्रो नेशनलिस्ट मूव करना चाहता है, जैसे योगी जी हैं। और इन लोगों ने जो इलेक्शन के बाद जो आइडिया लगा कि योगी जी को कंटेन करने की कोशिश की थी, तो बहुत लोग नाराज भी हैं। तो आप क्या वो मतलब देखते हैं ये पॉसिबिलिटी कि एक अलग सी पार्टी डिफ्लेक्ट होके बीजेपी से बने और जो प्रो सनातन पार्टी टाइप की हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा होएगा नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि मोदी जी खुद एक स्वयंसेवक रह चुके हैं, हाँ। हुँ, and he will definitely not like to be someone who would be known to cause a split in the party or something like that. He is at heart he is a swayamsevak. Definitely, he will take tough decisions when required. And I see, I have, and I really believe that there was some कुछ हुआ था कि they tried to contain योगी जी, पर हुआ नहीं. They could understand the groundswell anger. And right now, जो भी हुआ है, it is good that it happened immediately after elections. हुँ, And all the जो भी misgivings थे, everything came out. और हुँ, अभी there is a recourse चल रहा है. I think with the new party president, which will be announced in some time, हुँ, I think वहाँ पे it will send signals of a unifying factor. और आप ये भी समझ लीजिए कि आरएसएस का 100 years centenary celebrations है next year. अगले साल। हाँ। And मेरा एक मानना है, if I am right, शिवराज सिंह चौहान might be the next BJP president. I don't know, but हुँ, in most likelihood, he has delivered हुँ, 29 after 29 to BJP in Madhya Pradesh, हुँ, हुँ। and इवन that will छिंदवाड़ा be a देवन। that would be a good start. So, होपफुली। another another outfit of BJP, nobody will be liking it, and in fact, whoever has tried to even contain Yogi ji will definitely not like it, because Yogi ji has a support of, I told you, around 21% of the captive vote bank of BJP. हुँ, 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 हुँ। 21% of the vote share is with ह्यूज, Yogi ji. इट्स ह्यूज। So that's हुँ, huge. Nothing can be done. हुँ। हाँ, नहीं आई अंडरस्टूड, बट वही है कि दिल पे पत्थर रख के ये सवाल मतलब कहीं न कहीं लोग उठा ही रहे हैं आजकल कि यार अब नहीं, यही एक नहीं पार्टी होगा। अलग आप होनी। हाँ। उनको बोल दीजिए कि जो भी थे, भागवत जी ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हुँ, दिस मैटर, वो ही इज ट्राइंग टू पुट द हाउस इनटू ऑर्डर। वो हो जाएगा, हुँ। मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सर भा आरएसएस का भी जो बैन था, वो भी तो मोदी जी लोगों ने अब जाके लिफ्ट किया। देखिए, आप ये चीज़ बोलते हैं कि कभी-कभी मैंने आपको यही बताया है, भागवत जी इज़ वर्किंग बिहाइंड द डोर्स टू एन्श्योर हुँ, दैट एवरीथिंग फॉल्स इंटू प्लेस। भागवत जी हुँ, जाके अंबानी जी से भी मिले थे थोड़े दिन पहले। हाँ। हुँ, 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 So he was there in Purvanchal for some time. He met Yogi हुँ, ji twice, हुँ, and there is a समन्वय मीटिंग भी होने वाली है बीजेपी और आरएसएस की सितंबर में. हुँ। So everything will be sorted out. Everything will be sorted out. होपफुली, होपफुली And दैट वुड बी and रियली remember, गुड। and BJP is there only because of 1 crore plus Swayam Sevaks हाँ, who are working tirelessly without हुँ, any consideration in return. बिल्कुल, So बिल्कुल। so I expect that Nadda ji get this in his head. This is what I would say हाँ, that. ट्रू, ट्रू। एक कहावत है ना कि आरएसएस भाजपा को जिता भले ही ना पाए, लेकिन अगर घर बैठ गया तो भाजपा को हरा ज़रूर देगा। ये कहावत है पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में, और ये इस बार वही हुआ था। आरएसएस कैडर कहते हैं कि बाहर देखिए आया भी नहीं। 2004 में यही हुआ था, हुँ, 2024 में भी मोदी के करिश्मा के कारण हम 240 पहुँच पाए हैं। हाँ, बच अगर गए। और कोई लीडर होता तो 150 पे अटक जाते। सही बात। एंड इन फैक्ट ये भी नोट करिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बीजेपी गॉट 36% ऑफ द वोट शेयर। दे वर एबल टू हाँ, मेंटेन इट। हाँ, हार्डली एनी ड्रॉप 0.7 0.8% का ड्रॉप था। या दैट दे वर एबल टू मेंटेन इट। सो हाँ, ऐसा नहीं है कि everybody has to work. This ecosystem needs the RSS कार्यकर्ता, they need to be respected. हुँ, The BJP leadership has to listen to the people. स्लोगन्स से नहीं, चुपचाप काम करिए हुँ, और सनातन का विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और आईटी सेल रिवैम्प कीजिए अपना, क्योंकि लोगों तक अगर पहुँचा ही नहीं आपका काम, तो फिर क्या फ़ायदा उस काम का?
वो देख लिए, वो लेट लेट द बीजेपी लीडरशिप डिसाइड, व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड। हमारा काम है क्रिटिसाइज करना, हमारा काम है चीजें लोगों तक पहुंचाना, आगे उनकी मर्जी। बट गलत होता है, वो बोलने की ताकत रखो। बीजेपी इज बिल्ट ऑन द निर्मला डेड बॉडीज ऑफ हिंदूज, ये कहते हैं ना सर, तो हिंदू मतलब हमारा हक भले है बोलना, सिंपल। भले ही निर्मला सीतारमन जी को पसंद नहीं आए, वो कल नोटिस भी भेज दे आपको। हम एक और एक कोई सेशन दिक्कत। करेंगे कि वी विल इवन कॉल निर्मला सीतारमन जी की, मैम आपने, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल दैट वी कुड गेट योर अटेंशन, एटलीस्ट ड्यू टू आवर क्रिटिसिज्म, वी आर रियली सोलिसिटेड। आई डोंट थिंक सर कि वो शी पेज एनी हीट टू द नीड्स और द वांट्स ऑफ द कॉमन पीपल लाइक अस। उनके बारे में भी लोग बहुत क्रिटिकल है इस टाइम में, देखा मिडिल क्लास अब परेशान हो गया है। बट आई थिंक सी कि आई काफी हमने ओवर किया। हाँ बताइए सर। सी आई टेल यू वन थिंग, द जॉब ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज रियली वेरी टफ। हम यहाँ पे बैठ के भले क्रिटिसाइज कर ले, बट इन दिस कंट्री we we want benefits, we don't want to do our duties. How many of us do our duties? So let's call it a day of, let's finish it off right now. यस यस यस, बिकॉज ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो वी विल पूरे दिन रात बात कर सकते हैं। Yes, जो ये yes, yes. टॉपिक है, जो इतना प्रेसिंग इशू है ये, क्योंकि अब लोगों को एक्शन चाहिए गवर्नमेंट से, और हम लोग अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, अभी 11वां साल स्टार्ट हो गया, तो वी ऑल वांट एक्शन। और इसे, हाँ बताइए सर। Let's call it a day of, कभी और बात करेंगे बाकी सब बिल्कुल चीजों पे। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, बराबर। आप मेरे शो के पहले गेस्ट हैं। एंड आगे भी मैं चाहूंगा कि हम लोग करते रहें पॉडकास्ट वगैरह, और अगली बार से ट्राई करेंगे कि लाइव जाके हम लोग करें, ताकि और इम्प्रॉम्प्टू हो और गेस्ट भी, ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो पाए अपने कमेंट सेक्शन वगैरह में, तो वो भी कभी ट्राई करता सर। We'll do it sometime, करेंगे ठीक है वो सर, भी। ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू, कमिंग सर। थैंक यू। तो ये था हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सभी राष्ट्रवादियों से रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे यूट्यूब का एक छोटा सा आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग जो राष्ट्रवादी कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उनका पूल बहुत ही कम है, हार्डली 2 मिलियन से भी कम है। तो मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्ते, जय हिंद।